नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, लेकिन अगर वही सुबह का भूला 10 साल बाद घर वापस आए तो हमारी जो भारतीय परंपरा, जो भारतीय संस्कृति है, फिर भी हम उसको बच्चे को अपने अपना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वही बच्चा वापस आकर के आप पर एहसान जताए कि आप परेशान हो रहे होंगे इसलिए मैं वापस आ गया, तो अब आपकी परवरिश क्या बोलेगी? थिंक अबाउट इट। आप मुझे कमेंट चाहो तो कर सकते हो। बट ऐसे बच्चे को एहसान फरामोश कहते हैं, और ऐसे बच्चे को केवल यही कहना चाहिए कि बेटा एक काम कर, कि कई साल तक हम लोग परेशान रहे, तो इसको लेकर हमने काफ़ी आंसू बहाए, लेकिन अब जो आंखों के जो आंसू है ना, वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। वापस आकर के हमारे ऊपर एहसान मत करो। जिस दरवाजे से आए हो उस दरवाजे से आप बेटा बाहर चले जाओ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जब दिल से वापस आ पाओ, जब कोई दिल से एहसास हो अपनी गलती का, तो ही वापस आना, अदरवाइज़ प्लीज़ मत आना। ये होती है सही परवरिश, और वास्तविक रूप से शायद उसकी आंखें खुल जाएं। दोस्तों, कल कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने पहली बार मंच पर माफ़ी मांगी भारत की जनता से। जी हाँ दोस्तों, ये डर है लोकसभा चुनाव में जो इनकी हार हुई है, वो डर है इनके अंदर अब तक बसा हुआ है। वास्तविक रूप से इनकी जो छवि खराब हुई थी, ये छवि को ठीक करने का एक प्रयास है, या फिर दोस्तों 4 जून के बाद जो इनकी राजनीति के अंदर खलबली मची हुई है, इनके नेताओं के द्वारा जो कटाक्ष हुए हैं, उसके द्वारा जो इनकी छवि दिन प्रतिदिन अब खराब हो रही है, उसको ठीक करने का प्रयास है। वो तो बताएगा अब आने वाला वक्त। बट दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 महीने पहले महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले के अंदर 35 फुट ऊंची छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जी की मूर्ति का अनावरण किया था। लेकिन 3 दिन पहले एक हवा का झोंका आता है जिसकी स्पीड मात्र होती है 25 किलोमीटर पर आवर। इससे अधिक स्पीड से तो बच्चों की साइकिल चलती है, और इस स्पीड में ये मूर्ति जमीन पर बिखर जाती है, धराशायी हो जाती है, टूटकर चकनाचूर हो जाती है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा, और इसकी कॉस्ट अगर आप देखोगे गूगल पर तो आप ताज्जुब खा जाओगे। अब इस मूर्ति में भी इन्होंने कहीं ना कहीं स्कैम कर डाला। थिंक अबाउट इट। मैं मानता हूँ कि मोदी जी काफ़ी बिजी है, उनका ध्यान शायद इस फील्ड में नहीं गया होगा। बस प्रोजेक्ट पास हो गया, मूर्ति बनवा दी, अनावरण करने चले गए, बात ख़त्म। लेकिन अगर कोई काम करो तो उसको तरीके से करो, उसका समापन भी तरीके से करो, तब वह कार्य संपन्न होता है, तभी वो कार्य सार्थक होता है। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने माफ़ी मांगी जनता से भी और शिवाजी महाराज जी से भी, और जो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने मंच पर जब इन्होंने स्पीच दी, लोगों को संबोधित किया, और कहीं ना कहीं इसके संबोधन के पीछे एक वजह ये भी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक हैशटैग काफ़ी ट्रेंड हो रहा था, हैशटैग मोदी माफ़ी मांगे, ये करके। और जब इस पर इतना अधिक ये ट्रेंड रैंक पकड़ गया तो उनको ये लगा कि वास्तविक बीजेपी की छवि काफ़ी ख़राब हो रही है, रही सही कसर कदना पूरी कर रही है कहीं ना कहीं। और इस छवि को ठीक करने के लिए इन्होंने मंच पर आकर के माफ़ी मांगी। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ नेगेटिव हो सकती है, शायद ये बहुत ही अच्छा जरिया हो छवि ठीक करने का, बट इस मंच पे इन्होंने एक पर्सनैलिटी के ऊपर तंज नहीं कसना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तंज कसा। वो है दोस्तों राहुल गांधी जी। ये एक्चुअली पता है, राहुल गांधी का जो राजनीति करने का जो कॉम्बैट है ना, उस तरीके को शायद ये समझ नहीं पाए अब तक। इनका बस ये है कि मंच पर जाओ, माइक ऑन करो, और बस जितनी कमियाँ दूसरी पार्टी गिनवाओ, रैली ख़त्म करो, दूसरी रैली का इंतजाम करो, वहाँ पहुँच जाओ। आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी किस तरह से मतलब करके राजनीति की सरजमी पर ढंग से उतर के आ चुके हैं, पूरी ईमानदारी के साथ लोगों से इंटरेक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, तो कभी वो डीटीसी वालों के जो ड्राइवर वगैरह होते हैं उनके पास जा रहे हैं, जो बस के अंदर जो मार्शल वाले जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं। कभी राहुल जी लोको पायलट वाले लोगों से मिलने जाते हैं, उनका जो दुख दर्द है उनका साझा करते हैं। तो कभी वो मिलते हैं कुली वगैरह से, कभी वो मिलते हैं स्टैंड से मुखर्जी नगर के अंदर, तो कभी वो मिलते हैं मणिपुर हिंसा में जो पीड़ित लोग हैं उनसे, तो कभी मिलते हैं जो हाथरस में जो जनसंहार हुआ था, एक तरह से कह सकते हैं उसको, वहाँ पर, और कभी वो मिलते हैं वायनाड जाते हैं, वहाँ के लोगों से दुख सुख साझा करते हैं। कभी वो मज़दूरों से मिलते हैं, कभी वो जूता ठीक करते हैं, एक मोची से उसका दर्द सुनते हैं। तो वास्तविक रूप से जो सही नेता होता है उसको ज़मीन पर उतर करके जनता से बात करनी होती है, ना कि बस एक 4 दीवारी में आप लोग बैठ गए, क्वेश्चंस भी आपके, आंसर भी आपके, आपने 4 रिपोर्टर बुला दिए, बस क्वेश्चन उन्होंने पूछे, आपने जवाब दिया, आपका एक वीडियो शूट हुआ, आपने डाल दिया अपने चैनल पर। ऐसा नहीं होता। आपको ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी, और ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी भी करते हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी करते हैं लगातार।
लेकिन 10 सालों में आपने आज तक भी कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। मानता हूँ कि आपकी सिक्योरिटी बहुत ही हाई है, ठीक है, जनता से बात करना है, शायद अगर आपकी तौहीन है तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो भाई, अपना आपको पूरा जेड सिक्योरिटी दे करके तब आप जनता में आ जाओ। अगर जनता से बात करते समय आप डरोगे इतना तो फिर राजनीति आपकी खतरे में पड़ सकती है। और बीजेपी का जो ग्राफ है वो डे बाय डे अब काफ़ी डाउन हो रहा है, क्योंकि इनके जो सीपे सलार बैठे हैं ना, शायद उन्हें ठान रखे कि बीजेपी को पूरी तरह से ख़त्म करना है। हमने बात कर रहा हूँ खतना की, रोज़ नई स्पीच, रोज़ नई स्पीच। भाई इनको मंडी से आखिरकार इतनी सीटें मिल कैसे गई? दोस्तों, ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए ज़मीन पर उतरना होगा और जनता से संवाद करना होगा। अगर वो सच्चे रूप में अगर जनता की सेवा करना चाहता है तो बस आया, अपनी सीट बटोरी, वोट लिया, झूठे वादे करे, जनता को बहला दिया, कुछ को पैसों में खरीद लिया या फिर किसी को कैसे, ये बहुत चीज़ें चलती हैं। आपने देखा होगा, यहाँ से इतना पैसा पकड़ा गया चुनाव के टाइम पर, ठीक है, वहाँ पे इतने गिफ्ट पकड़े गए वगैरह वगैरह। ये सब प्रलोभन होते हैं, जनता इसमें फंस भी आती है। लेकिन आज के टाइम पर काफ़ी सबसे बड़ी संख्या ये भी है जनता की कि वो घास नहीं खाती है, वो खाना खाती है, दिमाग का प्रयोग करती है, उसे सही गलत पता है। लेकिन कुछ जनता ऐसी भी है, मासूम है, भोली है, नादान है, वो किसी के भी बहकावे में आकर के अपना वोट, जिस पार्टी से उनको मैक्सिमम मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, उसको जाकर के वोट दे देती है। गांव तबके में ये चीज़ बहुत होती है, लेकिन सिटी में अब चीज़ काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब भी नकारात्मक सोच के साथ, उसी पहली वाली सोच के साथ राहुल गांधी पर प्रहार कर रहे हैं। एक स्मृति ईरानी है, राजनीति के स्क्रीन से ये गायब हुई, तो अब ये टेंडर या फिर ठेका दे दिया है किसको? कंगना को, कि राहुल गांधी पर आप लोग वार करो, हमला करो। मतलब इतने अश्लील बयान इनके हैं कि जो मैं शायद यहाँ पे नहीं बोल सकता। जैसे को मालूम होगा, राहुल गांधी जी के बारे में ड्रग्स को लेकर इन्होंने टीका टिप्पणी करी थी, और कभी कभी वो मतलब करके इनकी इमेज को मार्फ करती है छवि खराब करने के लिए। कभी जो किसानों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, उसमें जो महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही है, उनकी तुलना 100 रुपये में महिला मिल जाती है, इस टाइप की टीका टिप्पणी कर रही है। ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट में जो आपके साथ में हुआ है, जो लेडीज़ कांस्टेबल ने आपको रसीद किया था उस दिन, तो शायद दोस्तों वो वही आपका जो कर्म था, वही फल के रूप में आपके सामने आया। एक बार खुद के कर्मों पर मंथन करो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बीजेपी सांसद आप लोग अगर हैं तो उस सीट की मर्यादा आपको रखनी पड़ेगी। जी हाँ, यहाँ तो आपको सीट मिल जाएगी, लेकिन ऊपर कैसी सीट मिलेगी? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र की ज़मीन पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने माफ़ी तो मांगी, ठीक है, जनता से भी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी से भी। 8 महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ था, अच्छी खासी इसकी कॉस्ट थी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं प्ले नहीं करूंगा, बस आपको सुनाऊंगा यहाँ पर कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह से माफ़ी मांगी। इन्होंने ये कहा कि पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ वो मेरे लिए और मेरे सभी साथियों के लिए, मतलब कि हमारी जो पार्टी और जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, उन सभी के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी एक बहुत बड़े राजपुरुष मात्र नहीं हैं, बल्कि ये हमारे लिए आराध्य देव हैं। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज जी से उनके चरणों में झुक करके माफ़ी मांगता हूँ। और धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी जी से माफ़ी मांगी है। ये मैंने पहला काम किया है, ऐसा इन्होंने बोला अपनी स्पीच में। और इतना ही नहीं कहा, बाकी इन्होंने दोस्तों ये भी कहा कि इनको मानने वाली जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि उनको भी इस घटना के बाद वो भी आहत हुए हैं, उनके दिल पर भी गहरी चोट लगी है, तो उन्हें जनता से भी माफ़ी मांगी। क्या वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी अब बदल चुके हैं? क्या लगता है आपको? आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, चाहो तो, क्योंकि मैं तो दोस्तों नहीं बोला हूँ। प्रगति मैदान का जो अंडरपास था, आपने देखा होगा, उसका उद्घाटन भी इन्होंने ही किया था। एक बारिश आई, पानी से लबालब भर जाता है, तब अपने माफ़ी नहीं मांगी। चलिए कोई बात नहीं, छोटा सा बजट था, करोड़ रुपये कुछ होगा, कोई बात नहीं, चला गया वो स्कैम, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एक्सप्रेस था, जो आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ना, उस पर कितना पैसा खर्च हुआ, वो भी टूट गया कुछ घंटों बाद। और लगातार 15 फुट नीचे गहराई पर गाड़ियाँ धंसती गई, गिरती गई, जो उस समय जान माल की हानि हुई, उसका क्या? चलिए कोई बात नहीं। आपको याद होगा राजकोट एयरपोर्ट की छत गिरी थी, उसका भी उद्घाटन आपने किया था, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा राम मंदिर का आपने उद्घाटन किया था, ये तो आपको याद होगा, और उसकी भी लीकेज स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अभी हाल ही की बात है, राम मंदिर तो शायद कोई नहीं भूल सकता, कितनी कॉस्ट थी उसकी।
1800 करोड़ रुपए, वहाँ से लाइटिंग गायब हो गई। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इसमें इनका कोई योगदान नहीं होगा, वहाँ की आम जनता कभी कभी ऐसी हरकतें कर लेती हैं। अब जो राम पथ जो ब्रेक हुआ है वहाँ पर, उसका क्या? अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई कहाँ लीक हुआ मंदिर अंदर से? भाई वहाँ के जो पुजारी है ना, जो वहाँ पे पूजा करते हैं अंदर भगवान राम की, ठीक है, उन्होंने अपने अकाउंट पर पोस्ट किया था। आप चाहो तो उसको देख सकते हो अच्छे से, उनकी तस्वीर को। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये बोल रहे हैं। चलिए ये सब छोड़िए, छोटे बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, ठीक है, लेकिन राम मंदिर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, 1800 करोड़ रुपए का, है ना, वो आपको याद है। नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को, आई थिंक सो, मैं डेट को कुछ शायद मिस कर रहा हूँ, लेकिन मई पक्का था, 26 28 मई में से कोई एक डेट थी 2023 को। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1200 करोड़ रुपए। और उसके बाद क्या हुआ? नई संसद भी लीक होना स्टार्ट हो गई। पुरानी संसद भवन में 250 सीटें थी। पुरानी संसद भवन का निर्माण 100 साल पहले हुआ था, 83 लाख रुपए की कॉस्ट थी, उसमें कोई भी खामी कमी नहीं थी। वो आज तक कभी लीक नहीं हुई, उसका लीकेज कभी नहीं हुआ। और नई संसद भवन बने हुए केवल अभी 1.5 साल ढंग से नहीं हुआ और आपका वहाँ पर लीकेज स्टार्ट हो गया। थिंक अबाउट इट। ये सब क्या है? राम मंदिर भी कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म की आस्था के साथ जुड़ा था, तब आपने माफ़ी नहीं मांगी उस पर। चलिए छोड़िए, वो भी आपकी कोई गलती नहीं मानता मैं। आप मुझे ये बताइएगा कि अभी कुछ समय पहले उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्तियाँ बिखर जाती हैं। उज्जैन कॉरिडोर में जो पैसा आपने खर्च किया था, तब आपने माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि उस समय आपको पूरा विश्वास था कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें आपने 400 पार पक्का करने हैं। और इस घटना को आपने कर दिया नज़रअंदाज, क्योंकि 400 पार का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो एक अहंकार था। और वो अहंकार 4 जून को सरजमी पर धराशायी हो गया। एक्चुअली क्या होता है, जो अहंकार होता है ना, अहंकार जब आता है इंसान के अंदर, तो उसकी आंखों के सामने एक धूल की पतली सी परत जम जाती है, जिसमें उस इंसान को दूर का बहुत साफ दिखता है, बट पास का नहीं दिखता है। दूर का साफ उसको केवल वही दिखता है जो वो देखना चाहता है, बस। अच्छा 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 अच्छा, बस ये कमी होती है इस धूल में, इस परत के अंदर। दोस्तों, अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसमें शंकराचार्य क्यों नहीं आए थे? पता है इसके पीछे की वजह क्या थी? उनका कहना ये था कि अभी जो मंदिर है वो अर्धनिर्मित है, और अर्धनिर्मित मंदिर में या फिर किसी घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। बट लोकसभा चुनाव थे, इसको लेकर के इन्होंने जल्दबाजी कर डाली। और इस बात को ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पर आपको शंकराचार्य के बहुत सारे इंटरव्यू मिल सकते हैं जो साफ साफ इस बात का जिक्र कर रहे हैं। हम इसलिए वहाँ पर नहीं गए थे। आपने उनके ज्ञान को, उनकी जो आस्था थी, उनको भी कहने का आपने ठोस पहुँचा दी, क्योंकि आपके लोकसभा चुनाव थे। इसलिए ये आपका भगवान जो थे वो एक ट्रम्प कार्ड थे, और भगवान को अपना अगर आपने ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज़ किया, तो भगवान ने भी कहीं ना कहीं आपको आपके कर्मों के आधार पर फल दे डाला। सीटें इसलिए आपकी कमाई थी। और 8 साल पहले, ठीक है, जब ये मंदिर बना उससे 8 साल पहले काफ़ी सारे नेताओं ने यहाँ पर ज़मीन खरीदनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको मालूम था कि मंदिर बनने वाला है, तो जल्दी से यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर डालो। कुछ आम जनता ने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, ऐसी बात नहीं है। उज्जैन में तो चलिए इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, और महाराष्ट्र में माफ़ी क्यों मांगी? क्योंकि एक तो वो हैशटैग काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, अगर वो और अधिक ट्रेंड कर जाता तो शायद इनकी सीटें और डाउन हो जाती। और महाराष्ट्र में इनकी पहले से ही हालत काफ़ी खस्ता है, बीजेपी की सीटें काफ़ी कम है वहाँ पर पहले से ही, और इस घटना के बाद में इनकी छवि और ख़राब हो गई थी, इसलिए इन्होंने कल माफ़ी मांगी। लेकिन माफ़ी की आड़ में इन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष पर निशाना साध करके अपने वोट बैंक को स्ट्रांग करना चाहा। प्रधानमंत्री जी ने ताना मार करके राहुल जी का डायरेक्ट नाम नहीं लिया, बट इन्होंने बोला सावरकर जी के बारे में। सावरकर जी के बारे में इन्होंने ये बोला कि राहुल गांधी जी ने ना जाने कितना कुछ कहा था इनको भला बुरा, सावरकर जी को, ठीक है। फिर वो उसके बाद कोर्ट का उन्होंने सहारा लिया था, लेकिन आज तक राहुल गांधी जी ने कभी भी माफ़ी नहीं मांगी। हमारे संस्कार अलग हैं उन सबसे, हम लोग काफ़ी अलग हैं उन सबसे, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे दोस्तों, अगर आप माफ़ी मांग रहे हो तो माफ़ी मांगो, और आपके जो आने वाला एजेंडा है उस पर डिस्कस करो, और ज़मीनी स्तर पर उतर करके लोगों से बात करो क्या उनकी डिमांड है, और वहाँ का जो विधायक है, जो वहाँ का सीएम है, क्या उसने वहाँ पर उतना काम किया जितना आपसे फ़ंड लिया बजट की आड़ में। थिंक अबाउट इट। ये सब बहुत लंबी चौड़ी मतलब एक स्पीच थी इनकी, वो आप सुन लीजिएगा यूट्यूब पर, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आप पाएंगे कि अभी भी जो बीजेपी है वो ढाक के 3 पात पर बनी हुई है, मतलब कि विपक्ष केवल बुराई बुराई बुराई, आलोचना आलोचना आलोचना।
दोस्तों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि विपक्ष जितना मजबूत होगा ना, राजनीति करने में उतना मज़ा आएगा। ठीक है, अगर आप विपक्ष को पूरी तरह से दबाने में या फिर उसको हटाने में लग जाओगे तो क्या होगा, आप रेस में दौड़े और आप ही फर्स्ट आ गए, लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ? आपका खुद का नुकसान तो हो गया होगा, लेकिन आम जनता का नुकसान भी होगा। तो अब आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। मेरा मानना ये है, मैं कहता हूँ कि मेरा मन ये चाहता है कि राजनीति में शुचिता हो। ठीक है, एक डेकोरम होना चाहिए और दोनों पक्षों को, ठीक है, संवाद के टेबल पर आकर के संवाद करना चाहिए, ना कि भाषा के स्तर को नीचा गिरा करके, ठीक है, उसको कुछ गलत बोलना है, उसको कुछ गलत बोलना है। इसमें समाधान कुछ नहीं निकलने वाला। बस दोषारोपण का फेस्टिवल आएगा चुनाव के रूप में, आप दोषारोपण करेंगे, एंजॉय करेंगे, बस निकल जाएंगे। जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं उसको आपने समझना होगा ज़मीन पर उतर करके। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी लगातार संवाद कर रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद में इनकी जो पर्सनैलिटी है, राजनीति में जो इनकी समझ है, वो काफ़ी विकसित हुई है। आपने देखा मणिपुर जो हिंसा हुई थी, मणिपुर में किसकी सरकार थी बताइए मुझे? उस समय केवल उस समय राहुल गांधी जी गए थे मणिपुर के। उस समय उनको लगा कि दंगाई हो रहे हैं, ठीक है, जातीय हिंसा फैल चुकी है, यहाँ पर प्रॉपर जनजातीय हिंसा फैल चुकी है, तो वहाँ के सीएम तक नहीं गए थे। और मोदी जी उस समय बाहर विदेश यात्रा पर बिजी थे। जब यहाँ पर पीएमओ हाउस से 3.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो पहलवानों का धरना होता है, जिसमें 6 महिला पहलवान बोलती है कि उनका शोषण हुआ है, ब्रजभूषण के खिलाफ आप एक्शन लो, कोई सुनवाई नहीं। 3.4 किलोमीटर मतलब कि 3.5 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस था। आपको एक बार वहाँ पे जाना चाहिए था, तब आप उस समय दिल्ली के अंदर थे। थिंक अबाउट इट। तो पॉलिटिक्स को इतना नकारात्मक मत करो कि हर इंसान आपसे परेशान हो जाए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अंधभक्त तो काफ़ी खुश होंगे आपसे, क्योंकि आपने राम मंदिर बना दिया बस। लेकिन जो बच्चे नीट का पेपर जो लीक हुआ था उसको लेकर के जो सड़कों पर बैठे थे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, उनके साथ अपने इंसाफ क्यों नहीं करा? और इंसाफ हुआ भी तो कितना % हुआ वो भी आपको बखूबी पता होगा। सोचिए, जिस समय हम लोग अपने कमरे के अंदर रूम के टेम्परेचर को सेट कर रहे थे, अपने एसी के टेम्परेचर को सेट कर रहे थे कई बार दिन भर में, वो उधर कड़ी धूप पर लू में बैठे हुए थे अपनी हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही बोलूँगा। बाकी आपको जो बेस्ट लगे आप वो करिएगा। जिस पार्टी का आपने चुनाव कर रखा है, विल पावर जिसको लेके आपकी स्ट्रांग है, उसी को वोट दीजिएगा। बट वोट देने से पहले आपको एक बार मंथन जरूर करना है कि आपको किस पार्टी को वोट देना चाहिए। अगर उसको देना है तो क्यों देना है, ठीक है, इसका प्रयोग करना है। थिंक अबाउट इट। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।